हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम प्रीवियस ईयर एएनएम सेकेंड ईयर मिडवाइफरी का क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से था और हमारा जो 17 तारीख से जो एग्ज़ाम है वो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, साधारण प्रसव क्या है? व्हाट इज़ नॉर्मल लेबर? तो हम इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा इसका आंसर बता देंगे, लेकिन आप अपने बुक से देख लीजिएगा। तो नॉर्मल लेबर किसे कहते हैं? तो नॉर्मल लेबर 28 वीक के बाद फीटस बाहर आता है तो वो नॉर्मल लेबर कहलाता है। यानी लेबर एक प्रोसेस है जिसमें जीवन क्षमता की आयु के उपरांत फीटस स्वयं जन्म लेता है। यह प्रक्रिया वेजाइना से अगर होके होता है तो उसे नॉर्मल लेबर कहते हैं। और नॉर्मल लेबर के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे फीटस का आयु कम से कम 28 वीक होना चाहिए और बेबी वेजाइना मार्ग से होके उसका जन्म होना चाहिए। गर्भावस्था की समाप्ति और प्रारंभ पता होना चाहिए, उसे इंडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। मदर और बेबी को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो और मतलब ना ही बहुत जल्दी लेबर हो जाना चाहिए, ना ही बहुत लेबर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, यानी प्रोलॉन्ग लेबर भी नहीं होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाना चाहिए और डिलीवरी के बाद बेबी का वेट 2.5 से 4 kg तक होना चाहिए। और किसी में भी कोई भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम नहीं होता है तो वो लेबर नॉर्मल लेबर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसव की कितनी अवस्था होती है? हाउ मेनी स्टेज ऑफ लेबर आर देयर? एक्सप्लेन। तो लेबर के 4 स्टेज होते हैं। पहला सर्वाइकल स्टेज होता है, दूसरा फीटल स्टेज होता है, तीसरा प्लेसेंटल स्टेज होता है, फोर्थ स्टेज आपका ऑब्जर्वेशन का होता है आपका सर्वाइकल स्टेज। सर्वाइकल स्टेज में इसका टाइम पीरियड कब से कब तक होता है? तो सर्वाइकल स्टेज का टाइम पीरियड होता है ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होने से लेकर के जब तक कि सर्विक्स फुल डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक ना हो जाए, तब तक का समय आपका सर्वाइकल स्टेज कहलाता है। सर्वाइकल स्टेज के 3 पार्ट होते हैं, लेटेंट, एक्टिव, ट्रांजिशन। लेटेंट फेज होता है 1 सेंटीमीटर से लेकर के 3 या 4 सेंटीमीटर तक सर्विक्टेशन आपका लेटेंट फेज कहलाता है। नेक्स्ट है आपका 4 से 8 सेंटीमीटर तक जो सर्विक्स डायलेटेशन होगा उसे ट्रांजिशन फेज कहलाएगा, और 8 से 10 सेंटीमीटर तक का जो सर्विक्स डायलेटेशन होगा उसे एक्टिव फेज कहलाएगा। तो सर्वाइकल स्टेज के 3 स्टेज होते हैं। नेक्स्ट है आपका फीटल स्टेज। फीटल स्टेज का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ होता है? सर्विक्स का फुल डायलेटेशन से लेकर के बेबी का बाहर आने तक का जो टाइम रहेगा वो आपका फीटल स्टेज कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका प्लेसेंटल स्टेज। प्लेसेंटल स्टेज कहलाएगा जो फीटस तो बाहर आ गया, बेबी बाहर आ चुका है, वहाँ से लेकर के जब तक कि प्लेसेंटा अच्छे से बाहर ना आ जाए तब तक का समय आपका प्लेसेंटल स्टेज कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में 1 घंटा का समय रहता है जिसमें हम देखते हैं कि हम में या बेबी में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो ऑब्जर्वेशन स्टेज कहलाएगा। तो इस तरह से लेबर के 4 स्टेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसव की तीसरी अवस्था का सक्रिय प्रबंधन और नवजात की तत्काल देखभाल का वर्णन करें। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में 3 टर्म्स में कह सकते हैं या 3 स्टेप्स में इसका मैनेजमेंट किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में बेबी के डिलीवरी के बाद तुरंत ही यूट्रोटोनिक ड्रग प्रेग्नेंट लेडी को देना चाहिए। यूट्रोटोनिक ड्रग में ऑक्सीटोसिन आता है। उसके बाद CCT मेथड से प्लेसेंटा को निकालना चाहिए। CCT मेथड मतलब कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन मेथड से प्लेसेंटा को निकालना चाहिए। थर्ड वन है मसाज। प्रेग्नेंट लेडी को यूटेराइन मसाज देना चाहिए, क्योंकि अगर प्लेसेंटा का कोई भी पार्ट अगर यूट्रस में रहेगा तो मसाज करने से वो बाहर आ जाएगा, जिससे प्रेग्नेंट लेडी को PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज से बचाया जा सकता है। तो इसी 3 स्टेज में एक्टिव मैनेजमेंट किया जाता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का।
नेक्स्ट है इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, यानी नवजात की तत्काल देखभाल का वर्णन करें। तो यह इमीडिएट केयर, यह देखभाल जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, यानी शिशु को साफ कपड़े से ढकी हुई ट्रे में रखना चाहिए। ट्रे को मां के प्रसव टेबल के नीचे रखना चाहिए और शिशु को गर्म कपड़े से लपेटना चाहिए, जिससे बेबी को हाइपोथर्मिया से बचाया जा सके। शिशु के मुख एवं नासा छिद्रों में श्लेष्मा का चूषण कर एयरवे को साफ करना चाहिए। शिशु के जन्म के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को 5 सेंटीमीटर दूरी पर काटना चाहिए और उसे अच्छी तरह बांध कर ही काटना चाहिए। अम्बिलिकल कॉर्ड से आने वाले रक्तस्राव को साफ कर उसे सुखा देना चाहिए। अपगार स्कोर का परीक्षण करना चाहिए। अपगार स्कोर आप लोग जानते ही होंगे। ए स्टैंड फॉर अपीयरेंस, पी स्टैंड फॉर पल्स रेट, जी स्टैंड फॉर ग्रीमेस, ए स्टैंड फॉर एटीट्यूड और आर स्टैंड फॉर रिफ्लेक्स। ये 5 चीज़ को देख करके शिशु का परीक्षण किया जाता है। शिशु का सिर से पैर तक निरीक्षण के उपरांत सामान्य पाए जाने पर शिशु को नवजात कक्ष में भेजना चाहिए। यही है इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेगनेंसी क्या होता है? तो प्रेगनेंसी कहते हैं जब अंडाणु यानी ओवम और शुक्राणु यानी स्पर्म के संयोग से निर्मित जैविक रचना भ्रूण की उपस्थिति ही प्रेगनेंसी कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP के प्रथम दिन से लेकर के जब तक बेबी के बाहर आने तक की टाइम पीरियड को हम प्रेगनेंसी कहते हैं। प्रेगनेंसी का टाइम 9 मंथ 7 डे होता है, जिसे जो टाइम पीरियड हम निकल्स रूल द्वारा हम जानते हैं। जो प्रेग्नेंट होती है जो महिला, उसे गर्भधारण करने वाली महिला को गर्भवती कहा जाता है। और जो पहली बार जो प्रेग्नेंट हुई है उसे प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं। और जो एक से अधिक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है उसे मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। और गर्भावस्था की अवधि 9 मंथ 7 डे होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के नाम लिखिए और उनमें से किसी एक का वर्णन करें। लिस्ट द नेम ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड एक्सप्लेन वन ऑफ देम। यानी इस क्वेश्चन में पूछता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी कितने हैं, उसका लिस्ट बनाए और किसी एक का उसमें लिख दे, उसका एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहला है आपका, प्रेग्नेंट लेडी का जो एज है वो 18 से कम होना और 35 ईयर से ज़्यादा होना, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। नेक्स्ट आपका, प्रेग्नेंट लेडी का लंबाई जो है वो 145 सेंटीमीटर से कम होना। नेक्स्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जो वो मल्टीपैरिटी होना, यानी 4 बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका, माँ का शारीरिक वेट 40 केजी से कम और 70 केजी से अगर अधिक है प्रेग्नेंट लेडी का वेट, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। नेक्स्ट है आपका, अगर प्रेग्नेंट लेडी का हिस्ट्री हो APH या PPH का, तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। नेक्स्ट है आपका, स्टिल डेथ, एबॉर्शन, प्रीमेच्योर बेबी का जन्म लेना का अगर हिस्ट्री है तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। ट्विंस का हिस्ट्री हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। या नेक्स्ट है आपका, अगर प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज़ हो। नेक्स्ट है आपका, प्रेगनेंसी के दौरान प्रीक्लेम्सिया या इक्लेम्सिया का होना। नेक्स्ट, सीजेरियन अथवा फोर्सेप डिलीवरी का हिस्ट्री। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी या पेल्विक रिलेटेड कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका, माल प्रेजेंटेशन जैसे ब्रीच, शोल्डर प्रेजेंटेशन ETC। नेक्स्ट है आपका, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम प्रेग्नेंट लेडी का।
नेक्स्ट है, अगर प्रेग्नेंट लेडी कोई शॉक की स्थिति में है तो ये सारे हैं किसके एग्जाम्पल, तो ये सारे हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट कह रहा है एंड एक्सप्लेन वन ऑफ देम, यानी एक के बारे में वर्णन करें। तो आप प्री एक्लेम्सिया के बारे में वर्णन कर सकते हैं। हम थोड़ा बता देते हैं प्री एक्लेम्सिया किसे कहते हैं। प्री एक्लेम्सिया कहते हैं अगर नॉर्मल बीपी, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बीपी कितना होता है 120 से 120/80, यानी सिस्टोलिक बीपी 120 और डायसिस्टोलिक 80। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 130-135 तक है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर 140 से अगर हो गया हो तो उससे प्री एक्लेम्सिया की स्थिति कहते हैं। उससे भी अगर ज़्यादा हो गया तो वो एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया अगर अत्यधिक हो जाता है यानी बीपी अत्यधिक बढ़ जाता है तो वो प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया में चेंज हो जाता है। यूरिन में प्रोटीन की मात्रा होना, ये सारे सिम्टम हैं प्री एक्लेम्सिया के, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद उसका टियोलॉजी यानी कारण के बारे में लिखेंगे, फिर उसका मैनेजमेंट के बारे में लिखेंगे, फिर ट्रीटमेंट के बारे में लिखेंगे, और अगर प्रेग्नेंट लेडी है अगर तो उसके बाद तो डिलीवरी कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में बताएंगे। तो हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है आपका किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा या एंटीनेटल प्रिपरेशन या एबॉर्शन या ट्यूबेक्टोमी के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। यानी फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा में आपका आ जाएगा जो प्लेसेंटा क्या क्या काम करता है। तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, एंटीबॉडी प्रदान करता है, ईटीसी। फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा के बारे में लिख देंगे। एंटीनेटल प्रिपरेशन यानी जन्म पूर्व तैयारी क्या क्या करना है, तो उसके बारे में लिखेंगे कि प्रेग्नेंट लेडी को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना है, उसका चेकअप करना है, बेबी का यानी फीटस का चेकअप करना है, ईटीसी किस प्रकार रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किससे घूमना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया को डायग्नोस करना, एमटीपी के बारे में बताना, और हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए उसे समझाना है, ईटीसी है एंटीनेटल प्रिपरेशन। इसके हम बताएंगे एबॉर्शन। नेक्स्ट आपका एबॉर्शन के बारे में शॉर्ट नोट में क्या लिखिएगा, पहले लिखिएगा, अब लिखिएगा कि एबॉर्शन किसे कहते हैं। यानी कि कोई भी वजह से, कि कोई भी कारण हो सकता है, फीटस के जीवन क्षमता यानी एक पहले अगर फीटस का वेट 500 ग्राम है या इससे कम हो तो अगर प्रेग्नेंट लेडी के शरीर से स्वतः या इंडक्शन के जरिए बाहर निकाला जाता है तो उसे एबॉर्शन कहते हैं। यानी 24 वीक से पहले अगर प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस से फीटस खुद निकल बाहर आ जाए या इंड्यूस करके निकाला जाए तो उस कंडीशन को हम एबॉर्शन कहते हैं। एबॉर्शन कहने के लिए फीटस का वेट 500 ग्राम या इससे कम भी होना चाहिए। एबॉर्शन के बहुत सारे वजह हो सकते हैं। क्रोमोसोम डिफॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, या इंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकते हैं, या एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, या सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकती है, या मदर का हेल्थ हो सकता है। तो वजह कुछ भी हो सकता है। तो अब ये एबॉर्शन के बारे में लिख लेंगे। उसके बाद एबॉर्शन 8 प्रकार के होते हैं, यानी अब उसका नाम भी हम बता देते हैं। थ्रीटेंड एबॉर्शन यानी संभावित गर्भपात। इसमें ये थ्रीटेंड यानी धमकी देना। थ्रीटेंड मतलब क्या, तो धमकी देना, यानी ऐसा वो सिम्टम देता है कि एबॉर्शन होने वाला, लेकिन इससे हल्का सा उपचार कर दिया जाए तो ये एबॉर्शन ना हो करके गर्भावस्था जारी रखा जा सकता है। नेक्स्ट आपका इनविटेबल एबॉर्शन, यानी इनविटेबल एबॉर्शन यानी अपरिहार्य गर्भपात। यानी इस टाइप के एबॉर्शन में यह अवस्था है जिसमें एबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है और उस स्टेज पर पहुंच चुका है कि अब प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह सकता है, उसे इनविटेबल एबॉर्शन कहते हैं। जबकि थ्रेटेंड एबॉर्शन में ये साइन दे रहा था एबॉर्शन का, लेकिन अगर ट्रीटमेंट अच्छा मिले तो थ्रेटेंड एबॉर्शन के पेशेंट का प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन इनविटेबल एबॉर्शन में एबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है और उस
फेज़ तक आ चुका है कि आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रह सकता है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट एबॉर्शन। इसमें फीटस, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन खुद ब खुद बाहर आ जाता है मदर के शरीर से। नेक्स्ट आपका इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इसमें एबॉर्शन हो चुका रहता है लेकिन आधा बॉडी के बाहर आ जाता है लेकिन आधा यूट्रस में ही रहता है। नेक्स्ट है आपका मिस्ड एबॉर्शन। तो इस प्रकार के एबॉर्शन में फीटस की मृत्यु हो जाती है परंतु वो बाहर नहीं आता है। कुछ वीक बाद पता चलता है, करीब 4 वीक बाद की एबॉर्शन हो चुका है, जिसे हम मिस्ड एबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक एबॉर्शन यानी इन्फेक्शन की वजह से एबॉर्शन होना, उसको हम सेप्टिक एबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंटल एबॉर्शन, यानी पेट में चोट पहुंचना या गिर जाने की वजह से अगर एबॉर्शन होता है तो उसे एक्सीडेंटल एबॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रिकरेंट मिसकैरेज, यानी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और लगातार 20 वीक यानी 20 वीक उसका प्रेगनेंसी आगे जा ही नहीं रहा है, लगातार 3 बार उसका एबॉर्शन हो चुका है, तो उसे है रिकरेंट मिसकैरेज कहलाता है, यानी आदतन गर्भपात। तो एबॉर्शन 8 प्रकार के होते हैं: थ्रीटेंट, इनविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड, सेप्टिक, एक्सीडेंटल और रिकरेंट मिसकैरेज। इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि TICIMSAR, TICIMSAR। तो इस प्रकार से आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टोमी। इसमें 3 ही आंसर देना है लेकिन बता देते हैं। ट्यूबेक्टोमी यानी आप लोग जब ANM किए होंगे तो हर हॉस्पिटल में साल्पेंजेक्टोमी यानी ट्यूबेक्टोमी यानी जिसे महिला बंध्यकरण कहते हैं, वो ऑपरेशन आप देखे ही होंगे, उसे ही ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध जो दिया जाता था जिस ऑपरेशन को, उसको ही ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो वो ट्यूबेक्टोमी तो आप लोग खुद से देख ही चुके थे, तो इसके बारे में तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। यानी ट्यूबेक्टोमी से पहले क्या पेशेंट को क्या एडवाइस दिया जाता है, उसके बाद ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन के पहले क्या प्रिपरेशन किया जाता है, ये ऑपरेशन कैसा होता है, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर बता दीजिएगा, क्यों होता है ये बता दीजिएगा। तो इस तरह से ट्यूबेक्टोमी तो सबसे ईजी हमें लगा। नेक्स्ट है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी फिल इन दी ब्लैंक्स है रिक्त स्थान को भरे। ऑक्सीजन की कमी डैश कहलाती है, लैक ऑफ O2 इज कॉल्ड। बताइए क्या होगा। यानी लैक ऑफ लॉक लिखा है लेकिन यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। तो ऑक्सीजन की कमी शरीर में क्या कहलाती है, तो हाइपोक्सिया कहलाती है, हाइपोक्सिया। तो लैक ऑफ O2 इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइज्ड ओवम एम्बेडेड इन दी, यानी फर्टिलाइज्ड ओवम कहाँ जाता है, तो वो यूट्रस में जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रथम सैक्रम वर्टेब्रा कहलाता है, फर्स्ट सैक्रम वर्टेब्रा इज कॉल्ड डैश, तो इसे सैक्रम पल्मोनरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड, तो फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड का लंबाई कितना होता है, तो उसे 50 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटीरियर फोंटानल इज कॉल्ड, तो यानी एंटीरियर फोंटानल डैश कहलाता है, तो उसे क्या कहते हो, एंटीरियर फोंटानल ब्रेगमा कहलाता है। और पोस्टेरियर फोंटानल क्या कहलाता है, तो पोस्टेरियर फोंटानल लैम्ब्डोइडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट सेक्रेशन ऑफ ए मिल्क इज कॉल्ड, फर्स्ट सेक्रेशन ऑफ मिल्क क्या कहलाता है, तो उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। द एम्ब्रायो डेवलप इन दी, एम्ब्रायो कहाँ डेवलप होता है, तो एम्ब्रायो यूट्रस में डेवलप होता है। बॉल ऑफ फर्टिलाइज सेल इज कॉल्ड, यानी फर्टिलाइज सेल का जो बॉल रहता है उसे क्या कहते हैं, यानी फर्टिलाइज होने के बाद सेल को क्या कहते हैं, तो उसे जाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट आपका बच्चा का सामान्य वजन कितना होता है, तो बच्चा का नॉर्मल वेट ऑफ बेबी इज़ 2.5 to 4 kg इज़ अ राइट आंसर।
तो नेक्स्ट है आपका राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म क्या होगा? ARM यानी आर्टिफिशियल रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। नेक्स्ट IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। फिर नेक्स्ट पूछा MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। PNC प्राइमरी नर्सिंग केयर। PNC प्राइमरी नर्सिंग केयर। नेक्स्ट LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। नेक्स्ट है आपका EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट है आपका PROM यानी प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है आपका SBA का मुझे नहीं पता है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका NSB यानी नॉन एस्केपल वेसिकोटोमी। हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चूज द करेक्ट आंसर यानी इसमें से करेक्ट क्या होगा। नेक्स्ट है आपका साइन ऑफ प्रीक्लेम्सिया क्या है, यानी प्रीक्लेम्सिया का चिन्ह क्या होगा। ब्लड पे BP 140/90 mm ऑफ Hg या प्रोटीन्यूरिया या ओडिमा या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला ऑफ EDD यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो हम जानते ही हैं कि EDD होता है 9 मंथ 7 डेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से मदर सेक्स क्रोमोसोम क्या है। तो फीमेल सेक्स क्रोमोसोम क्या है, तो XX फीमेल होता है और XY मेल होता है। तो फीमेल पूछ रहा है तो राइट आंसर XX होगा। नेक्स्ट है द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इस्टेब्लिश्ड। द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था। तो 1952 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कलर ऑफ लोकिया रूब्रा यानी लोकिया रूब्रा का कलर क्या होगा। तो लोकिया रूब्रा का कलर रेड होता है। अब सबसे पहले लोकिया किसे कहते हैं, तो ड्यूरिंग परप्यूरियम जो स्राव वेजाइना से आता है जिसे हम लोकिया कहते हैं। लोकिया कितने प्रकार के होते हैं, तो लोकिया 3 प्रकार के होते हैं, लोकिया रूब्रा, लोकिया अल्वा, लोकिया सिरोसा। तो इसमें से पूछा रूब्रा होता है रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल टर्म बेबी इज यानी फुल टर्म बेबी इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो 36 वीक या 24 वीक या 20 वीक या 40 वीक। 24 वीक क्या होता है, वीक ऑफ एबॉर्शन MTP। 20 वीक क्या होता है, ये भी उसी में आ जाएगा। अगर 24 या 20 वीक में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वो क्या होगा, वो APH कहलाएगा यानी एंटीपार्टम हेमरेज। ये 36 हो गया। और फुल टर्म बेबी का वीक कितना होता है, 37 से 42। तो ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर इज 40 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राउंड शेप पेल्विक। तो राउंड शेप पेल्विस कौन सा, एंड्रॉयड, एंथ्रोपॉइड, गायनाकॉइड या प्लेटीपॉइड। ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। तो राइट आंसर इज राउंड शेप पेल्विक होता है गायनाकॉइड जो कि फीमेल पेल्विक जिसे भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्डम प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ HIV एड्स STD। राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रसव के समय ज़्यादातर सामान्य प्रस्तुति कौन रहता है, क्या रहता है, सिफेलिक, सैक्रम, ब्रीच, शोल्डर। राइट आंसर इज सिफेलिक। नेक्स्ट है आपका ओव्यूलेशन ऑक्यूर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यानी ओव्यूलेशन प्रभावित कौन सा कारक करता है, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन। तो ये सब नहीं होगा, राइट आंसर इज LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इज अ राइट आंसर। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।